प्यारे बच्चों, मैं किरण यादव आज आपका परिचय जल संसाधन तथा इससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों से करवाऊंगी। यह अध्याय कक्षा 10 के लिए भूगोल की पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत भाग 2 के अध्याय संख्या 3 से लिया गया है। प्यारे बच्चों, आप दैनिक जीवन में जल संसाधन से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं जैसे पेयजल का संकट, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों का बर्बाद होना, भीषण बाढ़ से तबाही जैसे खतरों को दिन प्रतिदिन देखते होंगे और जल संसाधन की महत्ता तथा इससे जुड़ी हुई समस्याओं पर विचार भी करते होंगे। प्यारे बच्चों, वास्तव में हमारा जीवन जल से निकटता से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जल है तो जीवन है। अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जल है और यह जल धरती के जीवन के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है और यह एक नवीकरणीय संसाधन है जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। इसका पुनर्भरण हो सकता है और इसका नवीनीकरण जलीय चक्र के द्वारा होता रहता है। आपने छोटी कक्षाओं में जल चक्र के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें जल महासागरों से जलवाष्प बनकर बादलों से संघनित होकर वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर आता है और फिर महासागरों में मिल जाता है और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। इसी से पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। बच्चों, वर्तमान समय में जल हमारे संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक जीवन का आधार है। जल सिंचाई की सुविधा प्रदान करते हैं, उद्योगों को बल प्रदान करते हैं, नगरीकरण को प्रोत्साहित करते हैं और विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं। जल आज से ही नहीं, प्राचीन समय से ही हमारी सभ्यता का आधार रहे हैं। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों तथा जलीय स्रोतों के समीप हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आदि सभी प्राचीन सभ्यताएं प्रमुख नदियों के किनारे विकसित हुई। परंतु आप आश्चर्य करते होंगे कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, फिर भी भारत सहित पूरे विश्व में जल की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं सामने आती रहती हैं। ऐसी भी भविष्यवाणी की जाती रही है कि 2025 तक भारत की लगभग 20 करोड़ जनसंख्या जल दुर्लभता का सामना करेगी, जबकि 2030 तक भारत में लगभग 40% जनसंख्या जल की कमी की समस्या से जूझ रही होगी। प्यारे बच्चों, जल की उपलब्धता से संबंधित इन समस्याओं को समझने के लिए हमें कुछ तथ्यों पर विचार करना होगा। पृथ्वी पर जल 71% है, जबकि स्थल 29% भाग में पाया जाता है। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% भाग अलवणीय जल यानी कि ताजे पानी के रूप में मिलता है, जिसका प्रयोग मानव सहित अन्य जीवधारी करते हैं। इस ताजे पानी का लगभग 70% भाग यानी 1.75% हिस्सा पर्वतों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों के रूप में जमा हुआ है और ये अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड तथा पर्वतों की चोटियों पर पाया जाता है। बाकी बचा हुआ 30% भाग, जो कि कुल उपलब्ध जल का 1% से भी कम है, हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। अब आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में जल कितना अमूल्य संसाधन है और जल के दुर्लभता की समस्या का सामना पूरा विश्व और भारत क्यों कर रहा है। प्यारे बच्चों, हाल के वर्षों में आपने सुना होगा, वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख शहर केप टाउन में जल संकट चरम पर पहुंच गया। इसी प्रकार वर्ष 2019 में भारत के दक्षिणी शहर चेन्नई में आया जल संकट पिछले कुछ दशकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में उभरा। चेन्नई प्रशासन ने 19 जून 2019 को डे 0 का नाम दिया, अर्थात इस दिन शहर में जल आपूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और इतना ही नहीं, ऐसा भी अनुमान है कि आने वाले कुछ वर्षों में विश्व के लगभग 100 शहर जल संकट का सामना करेंगे। इनमें भारत के प्रमुख शहर जैसे मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली जैसे शहर भी शामिल होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब हम बात करते हैं भारत में उपलब्ध कुल जल संसाधनों की। भारत विश्व में होने वाली कुल वर्षा का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के अनुसार भारत का स्थान विश्व में 133वां है। प्यारे बच्चों,
पूरे भारतवर्ष में प्रति वर्ष औसतन 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर प्रश्न है कि जल की दुर्लभता क्यों है, जल की कमी क्यों है? प्यारे बच्चों, जल में कमी या दुर्लभता के दो पहलू हैं। पहला है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक। मात्रात्मक समस्या का संबंध जल की कमी से है, जबकि गुणात्मक समस्या का संबंध जल के प्रदूषण से है। सबसे पहले हम बात करते हैं जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की। जल दुर्लभता की मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों में दो प्रमुख कारण हैं। पहला मानसूनी जलवायु। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है और यहाँ वर्ष के सिर्फ 4 महीनों में ही बारिश होती है। यही कारण है कि वर्ष के अधिकांश समय में देश के अधिकांश भाग पर्याप्त वर्षा प्राप्त नहीं कर पाते। देश के कुछ भागों जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर भागों में वर्षा 6 महीने से भी अधिक होती है, किंतु अधिकांश क्षेत्रों में यह जून से सितंबर के बीच मात्र 4 महीनों में होती है। दूसरा कारण है वर्षा का असमान वितरण। भारत में होने वाली 114 सेंटीमीटर औसत वर्षा का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता है। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जैसे मासिनराम, जहां वर्षा की मात्रा 1058 सेंटीमीटर पाई जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर से भी कम है, जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग और लद्दाख का ठंडा मरुस्थल। स्पष्ट है कि कम वर्षा वाले क्षेत्र जल की कमी का सामना करते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश आंतरिक क्षेत्र, जिन्हें भूगोल की भाषा में वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु में जल के संकट का भीषण रूप से सामना करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में जल की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी वहां जल की कमी हो? संभव है। अगर जल संसाधनों का अतिशोषण हो, उनका अत्यधिक उपयोग हो और समाज के विभिन्न वर्गों में उनका समान रूप से बंटवारा न हो। इस प्रकार अनेक मानवीय कारण जल संकट को और गहरा बना देते हैं। अब हम बात करते हैं उन मानवीय कारणों की जो जल की दुर्लभता के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। आज भारत की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ के आसपास है, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 20% से भी अधिक है। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए जनसंख्या के मामले में विश्व का विशालतम देश होगा। ऐसी स्थिति में जब हमारे जल संसाधन सीमित हैं, स्पष्ट है कि मांग में बढ़ोतरी होगी और अधिकांश जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कृषि क्षेत्र में पानी की मांग अधिक होना। बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्यान्नों की मांग तथा उनके उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, जिससे नदियों और झीलों में स्थित धरातलीय जल तथा भूमिगत जल में तेजी से कमी आती जा रही है। भारत के कुछ भाग जो हरित क्रांति से प्रभावित हैं और खाद्यान्नों का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों में तेजी से भूमिगत जल का स्तर कम होता जा रहा है। आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के अधिकांश भाग लगातार नीचे होते हुए भौम जल स्तर की समस्या का सामना कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सिंचाई पर निर्भर वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन ने इस संकट को और गहरा बना दिया है। सिंचित क्षेत्र में विस्तार जल दुर्लभता का प्रमुख कारण है। उत्तर भारत की अधिकांश सदाबहानी नदियों से नहरें निकाली गई हैं, जिससे सिंचाई सुविधाओं में विस्तार हुआ है। साथ ही भूमिगत जल का कृषि क्षेत्र में तेजी से उपयोग बढ़ने के कारण और फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए गहन सिंचाई होने के कारण जल की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है। बच्चों, आज समय की आवश्यकता है कि हम शुष्क कृषि तकनीकों को अपनाएं। ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाए जिनमें पानी की कम से कम आवश्यकता हो। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार कर इसमें क्रांति लाने की आवश्यकता है, अन्यथा देश की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बच्चों, जल दुर्लभता का अगला प्रमुख कारण है औद्योगिकरण। स्वतंत्रता के पश्चात देश में तेजी से विकास हुआ और अधिकांश औद्योगिक इकाइयां जल स्रोतों के निकट लगाई गई। समय के साथ इन औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ती गई, जिसने हमारे जल स्रोतों पर
अकल्पनीय प्रभाव डाला है। उद्योग न केवल जल की उपलब्धता को मात्रात्मक रूप में प्रभावित करते हैं, बल्कि वह जल की गुणवत्ता का भी विनाश करते हैं, जिससे जलीय पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता है। नगरीकरण एक और कारण है जिसने पिछले 20 वर्षों में नगरीय क्षेत्रों में जल संकट को तेजी से बढ़ाया है। देश में नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नगरों के सीमित संसाधनों पर जनसंख्या का जबरदस्त दबाव होता है। नए बसाव वाले क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति मुख्य रूप से भूमिगत जल से की जाती है, जिससे जल संसाधनों का तेजी से शोषण हो रहा है और इसकी निरंतर कमी होती जा रही है। प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए आपको पता है ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। भारत अपनी ऊर्जा का 66% भाग तापीय ऊर्जा के रूप में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त करता है, जबकि 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त करता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए बांधों का निर्माण और नदी की धाराओं में परिवर्तन जैसे कारणों से नदियों के प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो चुके हैं और नदियों का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हुआ है। जिन क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई है, वह क्षेत्र न केवल पानी की उपलब्धता से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बल्कि वे अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब बात करते हैं जल के गुणात्मक पक्ष की। उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होते हुए भी लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण है हमारे धरातलीय जल का प्रदूषित होना। द सिटीजन फिफ्थ रिपोर्ट CSE 1999 के अनुसार भारत की नदियां, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में बदल गई हैं। उत्तर भारत की बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। साथ ही दक्षिण भारत के औद्योगिक नगरों के पास छोटी नदियों में प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर है और इसी से संपूर्ण जीवन खतरे में है। भारत में नदियों के प्रदूषित होने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण है घरेलू ठोस अपशिष्ट पदार्थों का और सीवर का बिना उपचारित किए हुए निकटवर्ती जल स्रोतों में मिलाना। भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जो नदी जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। जबकि विश्व के अन्य देशों में नगरीय कचरे के उचित निपटान की व्यवस्था के कारण नदियां सदैव स्वच्छ रहती हैं। टेम्स नदी के किनारे पर स्थित लंदन की सीवर निपटान प्रणाली इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा प्रमुख कारण है भारत में कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त कीटनाशकों, उर्वरकों तथा अन्य रसायनों का सीधे जल में मिलना। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां नदियों, नहरों तथा भूमिगत जल से सिंचाई के द्वारा फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जाता है। सिंचाई के बाद अतिरिक्त जल जो भूमि में रिस कर जाता है, भूमिगत जल को प्रदूषित कर देता है। जब इसी जल का पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो यह स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। नदियों की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला तीसरा सर्वप्रमुख कारण है औद्योगिक अपशिष्ट का बिना उपचारित किए हुए नदियों में डालना। उद्योग जल का भारी मात्रा में उपयोग करते हैं। वह उनसे निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ निकटवर्ती जल स्रोतों की भौतिक, रासायनिक तथा तापीय संरचना को बदल देता है। उद्योगों से निकलने वाला जहरीला पदार्थ जल में मिलकर उसकी गुणवत्ता को नष्ट करता है, जबकि उद्योगों से निकलने वाला गर्म जल, जिसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में मशीनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है, पानी का तापमान बढ़ा देता है। जल स्रोतों में तापक्रम में परिवर्तन होने के कारण जलीय पारिस्थितिक तंत्र की संरचना पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी स्वतः संतुलन क्षमता समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, अब आपको अनुमान हो गया होगा कि जल की कमी तथा इसके प्रदूषण के क्या कारण हैं। यह हमारे दैनिक जीवन तथा पारिस्थितिक तंत्र को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। अतः समय की मांग यह है कि हम अपने जल संसाधनों का उचित प्रबंधन करें, उनका संरक्षण करें, उन्हें प्रदूषण से बचाएं, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां जल संसाधन का अनुकूलतम उपयोग कर सकें। हम अपने आप को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, देश की खाद्य सुरक्षा में अपना योगदान दें, प्राकृतिक संसाधनों के सतत पोषणीय विकास को सुनिश्चित करें
और पारिस्थितिक तंत्र का विनाश होने से बचाएं। प्यारे बच्चों, जल संसाधनों के अतिशोषण तथा इसकी उपलब्धता में असमानता से अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो बेल बटन पर टैप करें। और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाकर अच्छा काम करना चाहते हैं तो इसे शेयर करें।